कैसे हो इतिहास के चाहने वालों। मेरा नाम अभय कुमार है। जुड़ चुके मेरे साथ मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है अभय क्लासेस। आज हम बात करेंगे 11वीं क्लास का जो इतिहास है उसका एक महत्वपूर्ण लेसन, महत्वपूर्ण विषय कह सकते हैं। यहाँ से हर साल, चाहे वो फर्स्ट टर्म हो, चाहे वो मिड टर्म एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनुअल एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि अगर आप कंपटीशन की, भविष्य में जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जॉब की कंपटीशन की तैयारी करोगे तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, जो आज इस वीडियो में समझाया जाएगा वो आपको भविष्य में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम मैंने अभी बताए हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, जो है रोमन साम्राज्य का विभाजन। मैंने ये जो क्या कहते हैं आपके सामने स्क्रीन लगाई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और समझने में काफ़ी मदद देगी कि यहाँ पे जो रोमन साम्राज्य है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है पूर्ववर्ती और दूसरा है परवर्ती। ये पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या है ये समझना है। देख रहे हो मेरा सिंबल यहाँ पे साइन आ रहा होगा सर्कल के अंदर। देखो, पूर्ववर्ती का मतलब होता है जो पहले आया हो, जिससे कोई अगला शासक या व्यवस्था जुड़ी हो। यानी रोमन संदर्भ में जो देखा जाए तो जूलियस सीजर को आंशंस का पूर्ववर्ती कहा जाता है। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो यानी जूलियस सीजर जो है आंशंस से पहले आया हुआ शासक कहलाया जाता है। यानी आंशंस से पहले कौन था? जूलियस सीजर। तो आपको इस तरह से समझना है, जो पहले है उसे पूर्ववर्ती कहा जाता है। जबकि आपके सामने दूसरा पॉइंट है परवर्ती, यानी इसका यानी जो बाद में आया हो, यानी जो पहले वाले का उत्तराधिकारी हो उसे परवर्ती कहा जाता है। जो बाद में आया हो, जिसने किसी के बाद यह शासन या पद संभाला हो। रोमन संदर्भ में अगर हम समझें, रोमन संदर्भ में आंशंस का परवर्ती था टिबेरियस, क्योंकि आंशन की मृत्यु के बाद टिबेरियस सम्राट बनता है। तो आपको एक श्रेणी, एक आपको सीक्वेंस समझ में आएगा कि पहले कौन आया? जूलियस सीजर आया, फिर बाद में कौन आया? आंशंस आया, और फिर बाद में कौन आया? टिबेरियस आया। तो आप पूर्ववर्ती से परवर्ती की ओर जाओगे और समझ में आएगा कि पहले कौन आया है और बाद में कौन आया है। तो इसी तरीके से हम समझेंगे कि रोमन साम्राज्य जो है किस तरह से पूर्ववर्ती और परवर्ती में बटा हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पूर्ववर्ती क्या होता है, परवर्ती क्या होता है। तो मैंने इस कंफ्यूजन को इस थोड़े से सेक्शन में समझा दिया है। तो आगे है पूर्ववर्ती साम्राज्य यानी प्रिंसिपेट। यानी प्रिंसिपेट का मतलब है जो तीसरी शताब्दी तक का काल है, स्थिरता और विस्तार का दौर है। ये मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। पूर्ववर्ती साम्राज्य का मतलब जो तीसरी शताब्दी का काल है, यहाँ पे स्थिरता पाई जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्थिरता और विस्तार। यहाँ पे चीज़ें टिकाऊ रहती हैं और साथ साथ साम्राज्य, यानी साम्राज्य जो है रोमन साम्राज्य है वो स्थिर रहता है, वो टस से मस नहीं होता। रोमन साम्राज्य में कोई विघटन या उसकी क्या कहते हैं कमियां नहीं होती हैं, बल्कि ये स्थिर रहता है और साथ साथ स्थिरता के साथ ये अपने क्षेत्र का विस्तार भी करता है, शक्तियों का विस्तार करता है और आर्थिक विस्तार भी करता है। तो यहाँ पे आपको चीज़ समझ में आई होगी कि पूर्ववर्ती साम्राज्य के दौरान क्या हुआ था। तीसरी शताब्दी को हम एक तरह से कॉमन रखते हैं, क्योंकि तीसरी शताब्दी में महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय माना जाता है, क्योंकि राजनीतिक और संरचनात्मक बदलाव यहाँ आते हैं। क्योंकि तीसरी शताब्दी में कुछ बदलाव होते हैं, राजनीतिक तौर पे बदलाव होते हैं, यहाँ पे राजनीतिक तौर पे बदलाव होते हैं और उसकी संरचना में बदलाव होते हैं। किसकी राजनीति, किसकी संरचना की बात चल रही है बच्चे? क्योंकि हम रोमन साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये रोमन साम्राज्य के बारे में कह रहा है कि राजनीतिक संरचना में और संरचनात्मक बदलाव आता है रोमन साम्राज्य के अंदर। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें बहुत क्लियर हो रही होंगी। परवर्ती मैंने समझाया था कि तीसरी शताब्दी के बाद का काल जो है चुनौतियों का, एक तरह से चुनौतियों का बदलाव का दौर कहा जाता है। यानी पूर्ववर्ती एक तरह से, परवर्ती काल एक तरह से ऐसा काल है जहाँ पे रोमन साम्राज्य जो है विघटन की ओर जा रहा होता है। रोमन साम्राज्य की शक्तियाँ कमज़ोर होती हैं, रोमन साम्राज्य का प्रशासन कमज़ोर होता है, सैनिक विद्रोही बन जाते हैं और भी बहुत सारी घटनाएँ होती हैं जो रोमन साम्राज्य को कमज़ोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि परवर्ती पूर्ववर्ती क्या है और तीसरी शताब्दी का क्या चक्कर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगर हम देखें, क्या रोमन साम्राज्य का कोई प्रतिद्वंदी था? क्या रोमन साम्राज्य क्या अकेले ही डोमेन या वर्चस्व में था? क्या उसके खिलाफ कोई और महाशक्ति थी? तो हम देखेंगे रोमन साम्राज्य के खिलाफ एक और महाशक्ति थी जिसे हम कहते हैं
ईरानी साम्राज्य। ईरानी साम्राज्य एक तरह से प्रतिद्वंदी था, एक तरह से रोमन साम्राज्य के खिलाफ था। तो रोमन साम्राज्य की शक्ति को कमज़ोर करने में ईरान साम्राज्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। अगर हम समझें कि ईरान साम्राज्य की जो क्या कहते हैं राजवंश कैसे चला, तो यहाँ पे ससानी वंश था। कौन सा बच्चे? ससानी वंश था, पर्शियाई वंश था और ससानी वंश था। ठीक है बच्चे। अगर हम रोम साम्राज्य की बात करते हैं तो ये अत्यधिक विविध साम्राज्य था। देखो ये विविध साम्राज्य का मतलब क्या है, इसे इस तरह से समझो। रोमन साम्राज्य कुछ इस तरह से देखो, ठीक है। रोमन साम्राज्य का ये मैप है, ऊपर नॉर्थ लगा दीजिए, सॉरी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ यूरोप तक फैला है, नॉर्थ और वेस्ट तक यूरोप में फैला है क्या? रोमन साम्राज्य। ईस्ट में देखा जाए तो पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है बच्चे? पश्चिमी एशिया। साउथ में फैला हुआ है सहारा रेगिस्तान यानी अफ्रीका तक। कहाँ तक बच्चे? अफ्रीका तक। तो यहाँ पे आप समझो कि रोमन साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला, ऊपर यूरोप तक फैला हुआ है। पूरब की तरफ देखा जाए तो पश्चिमी एशिया की तरफ फैला हुआ है और दक्षिण में देखा जाए तो वो अफ्रीका तक फैला हुआ है। अगर रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ एक अर्धचंद्राकार के तौर पे फैला हुआ साम्राज्य है, कितनी विविधताएं होंगी, क्योंकि यूरोप की अलग भाषाएं होंगी, पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ है तो पश्चिमी एशिया की अलग भाषा होगी, साउथ में देखा जाए तो अफ्रीका तक फैला हुआ है तो अफ्रीकन अलग भाषा होगी। यहाँ पे भाषा अलग हैं। रोमन साम्राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्थ से लेके साउथ तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग हैं। कहाँ पे? रोमन साम्राज्य के अंदर। तो आप ये बताइए कि क्या रोमन साम्राज्य के अंदर विविधताएं थी? तो जाहिर सी बात है आपका सवाल है हाँ, क्योंकि यहाँ पे अलग धर्म अलग भाषा के लोग थे। क्यों थे? क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था और यहाँ पर अलग धर्म और संस्कृति होना एक आम बात है। तो इसलिए रोमन साम्राज्य में विविधताएं कूट कूट के भरी हुई थी। जबकि अगर हम बात करते हैं ईरानी साम्राज्य की, किसकी बच्चे? ईरानी साम्राज्य की, तो यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता नहीं थी। जबकि रोमन साम्राज्य में क्या है बच्चे? यहाँ पे सांस्कृतिक विविधताएं, यानी क्या बच्चे? सांस्कृतिक विविधताएं अलग अलग थी। मैंने अभी आपको बताया मैप बता के, एक काल्पनिक मैप बता के कि नॉर्थ से लेके साउथ तक और वेस्ट से लेके ईस्ट तक कहाँ तक फैला हुआ था रोम साम्राज्य, और 3 महाद्वीप में फैला है। तो क्योंकि सांस्कृतिक विविधताएं बिल्कुल पाई जाती हैं। ठीक है। अगर ईरान का जनसंख्या रूप देखा जाए तो वो एक जैसी ही जनसंख्या दिखेगी, एक जैसे ही धर्म के लोग, एक जैसे ही भाषा के लोग दिखेंगे। ठीक है। जबकि यहाँ पे जो है रोम के अंदर विविधताएं ज़्यादा दिखती हैं। और रोम की सबसे बड़ी खासियत है साझा प्रशासनिक प्रणाली द्वारा एकीकरण। अब इसका मतलब क्या है? साझा प्रशासनिक प्रणाली, साझा प्रशासनिक प्रणाली का मतलब क्या है? अब क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भाई नॉर्थ से लेके साउथ, वेस्ट से लेके ईस्ट तक फैला हुआ रोमन साम्राज्य है। और क्योंकि यहाँ पे अलग धर्म के लोग, अलग भाषा के लोग, अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, तो ऐसे में ऐसा प्रशासन होना चाहिए। इनके बीच की जो विविधताएं हैं ना, इनके बीच की जो अलगपन है, उसको कैसे एक शासन के द्वारा, एक प्रशासनिक प्रणाली के द्वारा एक लाया जाए। नहीं आ रही बात समझ में आपको? जैसे आज का भारत जो है, कितने ही धर्म पाए जाते हैं भारत के अंदर, कितने ही भाषाएं पाई जाती हैं, कितने ही जाति पाई जाती हैं। तो ऐसे में भारत जो है आज भी अपनी विविधताओं के साथ एक बना हुआ है। तो वो क्यों बना हुआ है? क्योंकि भारत की प्रशासन प्रणाली इन विविधताओं में एकता लाती है। तो उसी प्रकार रोमन साम्राज्य भी जब 3 साम्राज्यों में फैला हुआ था, तो धार्मिक और सांस्कृतिक जो विविधताएं थी उसमें एकता लाने में साझा प्रशासनिक प्रणाली एक महत्वपूर्ण रोल निभा रही थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे और कौन से पॉइंट्स हैं। जैसे रोमन साम्राज्य की भाषाएं अगर देखा जाए तो रोमन साम्राज्य की मुख्य तौर पे 2 भाषाएं थी, एक थी यूनानी और दूसरी थी लैटिन। कौन सी बच्चे? लैटिन यानी लातीनी और यूनानी यानी ग्रीक भाषा।
और अगर हम देखें कि लातिन की बात करें तो ये पश्चिम की भाग की प्रशासनिक भाषा है। जैसे मैंने बताया, ऐसे एक काल्पनिक मैप खींचिए अपनी कॉपी के अंदर और ऊपर नॉर्थ लगाइए, नीचे साउथ लगाइए, क्या कहते हैं, अपने दाएं हाथ में आप लगाएंगे ईस्ट और अपने बाएं हाथ में लगाएंगे वेस्ट। ठीक है, तो जो वेस्ट भाषा है, जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? लैटिन भाषा बोली जाती है। कौन सी बच्चे? लैटिन भाषा बोली जाती है। जबकि यूनानी भाषा कहाँ बोली जाती है? ये ईस्ट में बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ये वाला, ठीक है, ये ईस्ट में बोल रहा है, पूर्वी भाग। तो पूर्व के अंदर कौन सी भाषा बोली जा रही है बच्चे? पूर्व के अंदर बोली जा रही है यूनानी भाषा। ठीक, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये भाषाओं के तौर पे अलग अलग है। ठीक, तो इनमें एकता का सूत्र है, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन इन विविधताओं में एकता लाता है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे प्रशासन चाहे जो ये बोल रहा है, चाहे विविधता चाहे जितनी भी क्यों ना हो, नॉर्थ से लेके साउथ तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, नॉर्थ है ये, तो नॉर्थ से लेके साउथ तक आप देखोगे या वेस्ट से लेके ईस्ट तक देखोगे तो सब एक सम्राट की प्रजा कहलाई जाती थी। यानी जो सम्राट था, जैसे हम आंगसन की बात करते हैं या उससे पहले जूलियस सीजर की बात करते हैं, जूलियस सीजर के बाद आंगसन आता है, फिर उसके बाद टिबेरियस आता है, तो ये जो क्या कहते हैं, जो सम्राट थे, ये अपनी ही प्रजा मानते थे। किसको? जितने भी अलग अलग विविधताएं के लोग तीनों साम्राज्यों में फैले हुए थे। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई आपकी। अगला पॉइंट अगर हम समझे तो इसकी भौगोलिक विभाजन देखें, तो भौगोलिक विभाजन में हम देखेंगे कि भूमध्य सागर से होकर गुजरती है। सारी जो भाषाएं हैं ना, ये भूमध्य सागर से होकर गुजरती थी। ये जो भाषाएं हैं कहाँ से होकर गुजरती थी? भूमध्य सागर से होकर गुजरती थी। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो अगर आप मैप देख रहे हो तो ये इटली है, यहाँ पे रोम है, ये यूरोप तक फैला है, ये क्या कहते हैं आप मान के चलो, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये रेगिस्तान वाला ये इलाका है, तो ये सहारा रेगिस्तान, ये अफ्रीका का हिस्सा है, ये साउथ है, और ये क्या कहते हैं, ये वाला हिस्सा है आपको दिखेगा एशिया का। किसका बच्चे? एशिया का। तो ये वेस्ट है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, ईस्ट और वेस्ट के अंदर आप देखो, यहाँ पे नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ पे वेस्ट है और यहाँ पे साउथ है। तो नॉर्थ से लेकर साउथ यानी यूरोप नॉर्थ वेस्ट तक फैला हुआ है, और वेस्ट और साउथ में देखा जाए तो एशिया, क्या बच्चे? एशिया में फैला हुआ है। साउथ में अगर देखा जाए तो अफ्रीका में। तो ये कुल मिलाकर एक मैप बनता है। ठीक है बच्चे। और अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे रोमन साम्राज्य है, ये रहा बच्चे, यहाँ पे आपको रोमन साम्राज्य दिखेगा। तो रोमन साम्राज्य कितना बड़ा था? नॉर्थ से यानी यूरोप के अंदर नॉर्थ और वेस्ट से लेके ये आपको साउथ, अगर ईस्ट में देखा जाए तो एशिया के अंदर, दक्षिण में चले जाए तो अफ्रीका के अंदर, कितना बड़ा साम्राज्य है, जिसे हम अर्धचंद्राकार के तौर पे देखते हैं। किसके तौर पे देखते हैं? अर्धचंद्राकार के तौर पे देखते हैं या जानते हैं। और इतना बड़ा साम्राज्य है, इसमें विविधताएं इतनी हैं, और यहाँ का जो सम्राट होता था वो अपने आप को सम्राट कहता था, और अपनी जो जनता था वो सभी जनता को अपना प्रजा मानता था। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। देखो, भाषाएं तो बहुत सारी बोली जाती थी, यहाँ पे भाषाएं तो बहुत सारी बोली जाती थी, परंतु भाषाएं चाहे जितनी भी हों, अगर ऑफिशियली देखा जाए, आधिकारिक भाषा देखी जाए तो दो ही थी, एक लैटिन और यूनानी। यानी जो दस्तावेज के, जो डॉक्यूमेंट के, जो प्रशासनिक कार्य होते थे, जो राजा जो भी लेटर लिखवाता था वो लैटिन और यूनानी भाषा में ही लिखवाता था, या काम लैटिन और यूनानी भाषा से ही होता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर हम बात करें प्रथम सम्राट आंगशंस की, किसकी बच्चे? आंगशंस। ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये आंगशंस है आपके सामने। ठीक है, अगर हम देखें तो नोट्स में क्या है यहाँ पे आंगशंस के साथ, तो ये बता रहा है कि साम्राज्य की स्थापना, यानी रोमन साम्राज्य की स्थापना जो है 27 ईसा पूर्व, इसे BC बोलते हैं। ईसा पूर्व को क्या बोलते हैं? BC। 27 ईसा पूर्व का मतलब कि 27 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले हम देखते हैं आंगशन ने रोमन साम्राज्य की नींव
रखी थी। तो यानी ईसा पूर्व कब लगाया जाता है? जब ईसा पूर्व का मतलब जो ईसा मसीह जो है उनका जन्म नहीं हुआ था, तो इसलिए एक सांकेतिक तौर पे हम बीसी लगाते हैं, या फिर इसे हिंदी में हम ईसा पूर्व कहते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म से 27 ईसा पूर्व में हम देखते हैं रोमन साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी बच्चे? आंशंस के द्वारा रखी गई थी। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपेट क्या क्या होता है? प्रिंसिपेट ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता ही है, आपको ध्यान रखना है। प्रिंसिपेट का मतलब है आंशंस का शासनकाल, यानी प्रिंसिपेट कहलाता था। यानी आंशन ने जब शासन करा है ना, उसको क्या बोला जाता है बच्चे? प्रिंसिपेट कहा जाता है। राजनीतिक चतुराई में देखा जाए तो वास्तव में पूर्ण शासन होने के बावजूद खुद को प्रिंसेप यानी प्रमुख नागरिक कहा गया। ये चतुराई शब्द क्यों डाला गया? मैंने यहाँ पे चतुराई शब्द क्यों डाला है, इसके पीछे का एक कारण है। राजा जो है अपने आप को जनता से जोड़कर देखना चाहता था, या फिर जनता की भावनाओं को अपने साथ जोड़ना चाहता था। तो इसलिए राजा ने अपने आप को प्रिंसिप्स कहा। क्या कहा बच्चे? प्रिंसिप्स कहा। दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे प्रिंसिप्स का मतलब होता है कि भाई एक ऐसा राजा जो अपने आप को प्रमुख नागरिक कह रहा है और जनता से जोड़कर अपने आप को दिखा रहा है, जिससे क्या है कि जो आम जनता है उनकी जो भावनाएं हैं वो राजा से, जो उनकी जो जनता है उनकी भावना राजा से जुड़ जाती है, क्योंकि जनता मानती है कि ये हम में से ही एक है। तो इसलिए एक तरह से चतुराई भरी राजनीति चल रही थी ताकि जनता को अपने साथ लाया जाए। तो ये इसके पीछे एक इंटेंशन था, ये एक इसके पीछे सोच थी। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 वर्ड समझे हैं, एक है प्रिंसिप्स और दूसरा है प्रिंसिपेट। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। सेनेट का सम्मान। देखो सेनेट ऐसे मान के चलो कि सेनेट आज के समय की जो संसद देखती है ना, जहाँ पे कानून बनाया जाता है देश के लिए, वैसे ही रोमन साम्राज्य में सेनेट रोमन साम्राज्य के लिए कानून बनाती थी, जो लोकतांत्रिक दिखने के लिए सेनेट का को भी महत्व दिया जाता था। कहने का मतलब लोकतांत्रिक महत्व देने के लिए कि हाँ भाई यहाँ पे देश के लिए कानून बनाया जा रहा है, एक व्यक्ति नहीं व्यक्तियों का समूह यहाँ पे कानून बना रहा है, तो इसलिए सेनेट का सम्मान यहाँ पे किया जाता था। और सेनेट अपने आप में एक ऐसी संस्था थी जो आज के टाइम में जैसे संसद है वैसे ही एक समय में रोमन साम्राज्य के अंदर सेनेट थी। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। यहाँ पे सेनेट यानी एक संसद जैसा माहौल दिख रहा होगा, जहाँ पे बहुत सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म की तरह यहाँ पे इस सेनेट का इस्तेमाल किया जाता था, जो रोमन साम्राज्य के लिए कानून बनाने का काम करते थे। एक तरह से उनमें ऐसे लोग शामिल होते थे जो कुलीन होते थे, यानी अमीर लोग हुआ करते थे, या फिर जिसे हम आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे जो जमींदार लोग थे वो भी शामिल हो गए थे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेनेट रोम के गणतंत्र काल से चली आ रही एक प्राचीन संस्था थी। इसमें मुख्य रूप से कुलीन परिवारों का प्रतिनिधित्व होता था। कुलीन का मतलब अमीर लोग इस सेनेट के अंदर भाग लेते थे, जिसमें बाद में बड़े जमींदार भी शामिल हो गए। यानी बाद में जमींदार आए हैं, इससे पहले अमीर वर्ग के लोग, कुलीन लोग इसमें शामिल थे। रोमन इतिहास की अधिकांश पुस्तकें इन्हीं सेनेट सदस्यों द्वारा लिखी गई हैं। यानी जो आज के समय में हमें रोमन साम्राज्य के बारे में लिखा है वो उस समय के सेनेटरों द्वारा लिखी गई थी। और अगर हम समझे ये क्या बोल रहा है, सम्राट का मूल्यांकन सेनेट कैसे करते थे। देखो एक बात मैं समझाता हूँ कि सेनेट जो है वो सम्राट को अच्छा नहीं मानते थे। वैसे तो अगर उन्हें डर लगा रहता था सेनेट को सम्राट से, परंतु फिर भी सम्राट का वो मूल्यांकन किस तरह से करते थे, यानी वो उसकी इमेज को कैसे जस्टिफाइड करते थे। सम्राटों की अच्छाई और बुराई का मापदंड, यानी उसको कैसे मापा जाएगा, ये ऐसे करते थे जैसे सेनेट से कैसा व्यवहार किया गया है। यानी राजा एक सेनेट से या उस सेनेट के सदस्यों से कैसे व्यवहार कर रहा है, इस तरह से देखा जाता है। यहाँ पे सेनेट के साथ अगर अच्छा व्यवहार है तो शासक भी अच्छा होगा, अगर सेनेट के साथ दुश्मनी है तो शासक क्या होगा, बुरा कहलाया जाएगा। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। रोम की सेना साम्राज्य की शक्ति एक और हेडिंग है और इसके पॉइंट्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो व्यावसायिक सेना का मतलब कि रोम में सैनिकों को वेतन मिलता था। यहाँ पे सैलरी पे काम करते थे। कौन काम करते थे? रोम की सेना यहाँ पे वेतन से काम करते थे। और ये जबकि फारस में सेना में सेवा अनिवार्य थी।
फारस यानी ईरान, आपको पता है ना कि रोम साम्राज्य का प्रतिद्वंदी कौन था, कॉम्पिटिटर कौन था, ईरान गणराज्य, ईरान साम्राज्य। तो ईरान के अंदर जो सेना थी ना, वहाँ पे तो भैया जो जवान लोग थे, जो प्रत्येक पुरुष जो होगा वो सेना में जाएगा ही जाएगा। अनिवार्य का मतलब होता है आवश्यक तौर पे, ज़रूरी जाएगा, ठीक है। जबकि रोम के अंदर वहाँ पे जो सेना थी वेतन से काम करती थी, यानी वेतन मिलता था काम के बदले। वो अपना देश के लिए या रोमन साम्राज्य के लिए लड़ते थे, रोमन साम्राज्य के लिए अपनी जान या सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पे लगाते थे। उसके बदले में उनकी जो क्या कहते हैं फैमिली हो गई, या फिर उनको जो मेहनताना हो गया, जो वेतन जिसे कहते हैं, वो अच्छा मिलता था। जबकि फारस यानी ईरान के अंदर देखा जाए, ये ध्यान रखना, फारस यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है किसके लिए, ईरान साम्राज्य के लिए। तो ईरान के अंदर भी सेना होती थी, परंतु ईरान साम्राज्य की जो सेना थी वहाँ पर हर एक पुरुष को सेना में जाना अनिवार्य यानी जरूरी था। सेवा की अवधि क्या होती थी, रोमन साम्राज्य की अगर देखें तो 25 सालों तक यहाँ पे काम किया जाता था। एक सैनिक कितने सालों तक काम कर सकता है, यहाँ पे 25 सालों तक काम कर सकता है, ठीक है बच्चे। सेना का आकार क्या होता था, चौथी शताब्दी तक सेना ने लगभग 6 लाख सैनिक थे। कितने थे बच्चे, 6 लाख सैनिक यहाँ पर शामिल हो गए थे। कहाँ पर, रोमन साम्राज्य के अंदर। सम्राट का भविष्य सेना पर निर्भर करता था। किस पर निर्भर करता था बच्चे, सम्राट की ताकत ही सेना होती थी, और सम्राट जो है सेना के बल पर ही देशों पर या अपने क्षेत्र का विस्तार करता था। तो यानी जो भविष्य है किसी भी साम्राज्य का या किसी भी सम्राट का, खास तौर पे रोमन साम्राज्य का, वो किस पर निर्भर करता है, वो सेना पर निर्भर करता है। असंतुष्ट सैनिक विद्रोह कर सकते थे। असंतुष्ट सैनिक का मतलब ऐसे सैनिक जो राजा की पॉलिसी से, नीतियों से खुश नहीं होते थे, तो ऐसे में सैनिक क्या करते थे, विद्रोह खड़ा करते थे। किसके खिलाफ, सम्राट के खिलाफ। तो ये एक तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, एक लोकतांत्रिक समझदारी थी वहाँ पे, यानी रोमन साम्राज्य में। किसके बीच में, सैनिक और सम्राट के बीच में, क्योंकि यहाँ पे सैनिकों को विद्रोह करने का अधिकार दिया गया था। सम्राट को भी गिरा सकते थे, इतनी बड़ी ताकत रोमन साम्राज्य के अंदर थी। तो क्लियर हो रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो दोस्तों तक शेयर करना, ठीक है। सेना और सम्राट का संबंध क्या होता था, सैनिकों की मांग, देखो सैनिकों की मांग होती थी भाई, जैसे कि वो अपने देश के लिए यानी साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा बलिदान यानी अपने जीवन को दांव पे लगाते थे। तो इसलिए उनकी एक मांग होती थी कि भैया वेतन अच्छा मिलना चाहिए, और उनकी सुविधाओं को निरंतर, वो और सुविधाओं की यानी फैसिलिटी जो होती थी ना, वो निरंतर सुविधाओं की मांग करते थे कि भैया उनको समय समय पर जो सुविधाएं हैं वो बेहतर मिलनी चाहिए। समझ में आ गया, ठीक है। सम्राट की मजबूरी थी, क्योंकि सम्राट सेना पर निर्भर था, और सेना को खुश रखना सम्राट के लिए अनिवार्य यानी आवश्यक था। तो सम्राट के लिए जो सेना थी एक तरह से उसके महत्वपूर्ण हिस्सा थी, तो इसलिए वो मजबूर में सैनिकों का काफ़ी ख्याल रखता था। विद्रोह का खतरा रहता था सम्राट के सामने। अगर सम्राट ऐसा काम करे जो सैनिकों के लिए सही नहीं है, तो ऐसे में आप देखोगे सम्राट के खिलाफ क्या होगा, असंतुष्ट सेना विद्रोह खड़ा कर सकती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। रोम की सेना एक पेशेवर संगठन थी, यानी प्रोफेशनल थी। यहाँ पर ऐसा नहीं कि अर्ध सैनिक या कोई किसान लोग सैनिकों में शामिल हो गए, नहीं, यहाँ की सेना को ट्रेनिंग दी जाती थी। यानी सेना बनने के लिए, सैनिक बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी, बखूबी बेहतर ट्रेनिंग दी जाती थी, और ट्रेनिंग पास करने के बाद ही सैनिक बनाया जाता था। तो जाहिर सी बात है एक ट्रेनिंग काफ़ी प्रोफेशनल होता है, और यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहा है जब वो पेशेवर संगठन में आ जाता है तो उसे सैनिक वेतन के तौर पे अच्छी सुविधाएं मिलने की बात करता है, अच्छी सुविधाएं डिमांड करता है सम्राट से, ठीक है। आपको आ रही है बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि इतिहासकारों का दृष्टिकोण कैसा था, किसके प्रति कैसा था, रोमन साम्राज्य के प्रति। क्योंकि आप जानते हो सेनेटरों द्वारा लिखा गया है, तो जाहिर सी बात है सेनेटरों ने राजा को खुश करने के लिए, एक पक्ष को खुश करने के लिए ही इतिहास लिखा है। यहाँ पे पक्षपात मिलेगा किसके द्वारा, जो इतिहास लिखा गया है। रोम के इतिहास की जानकारी हमें मुख्यतः इतिहासकारों की पुस्तकों से मिलती है। किससे मिलती है, इतिहासकार। ये इतिहासकार कौन थे, जो उस समय के सेनेटर थे। उन्होंने उस समय के जो भी
क्या कहते हैं वातावरण देखा, जो भी रोमन साम्राज्य की गतिविधि दिखी, वो सब किताबों में नोट डाउन करा, और वो जब स्रोत के तौर पे काम आने लगे इतिहासकारों के, तो इस इतिहासकारों को जब किताबें मिली तो पता चलता है कि ये इतिहास सेनेटरों के पक्ष में थे। किसके पक्ष में थे? सेनेटरों के पक्ष में थे। इसलिए उन्होंने वही तस्वीर प्रस्तुत की जो उन्हें सही लगी। नहीं आ रही बात समझ में आपको? देखो, अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो ला सकता हूँ आपके डाउट्स, जहाँ पे आपकी परेशानियाँ हैं उसका समाधान करने के लिए। तो दोस्तों, आप मेरे से जुड़े रहना, आज चीज़ों को क्लियर समय समय पे हम करते रहेंगे वीडियो के द्वारा। तो हमें रोम के इतिहास को समझते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि प्राप्त जानकारी, यानी जो भी जानकारी मिल रही है, वो पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हो सकती, वो एक पक्ष लिए ही की गई है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये मेरे द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसे आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चंस आए तो इस तरह से आपको प्रेजेंटेशन देना है। तो रोमन साम्राज्य का विभाजन पूर्ववर्ती प्रिंसिपेट और परवर्ती डोमिनेंट, इस तरह से बताया गया है, जो कि हमने पॉइंट्स पढ़े हैं। हमने पढ़ा है रोम और ईरान की तुलना। किसके बच्चे? रोम और ईरान की तुलना देखा है, कैसे रोम के अंदर विविधताएं हैं जबकि ईरान के अंदर क्या कहते हैं एकता मिलती है, सांस्कृतिक विविधता नहीं दिखती है। भाषाएं और प्रशासन, यहाँ पे लातिन और यूनानी भाषा के बारे में बात की जा रही है। आंशंस और प्रिंसिपेट, वो अपने आप को एक चतुर राजनीतिक के साथ साथ वो अपने आप को जनता के साथ जोड़ना चाहता था, इसलिए प्रिंसिपेट शब्द जोड़ा अपने साथ। इसका मतलब होता है प्रमुख नागरिक। सेनेट और सेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्से हैं रोमन साम्राज्य के। समझ में आ रहा है? शक्ति के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही था। ये जो मैंने बनाई है वीडियो, काफ़ी क्या कहते हैं एनालाइज करके बनाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो सेंड करोगे, और चैनल की जो नोटिफिकेशंस है उसे ऑन कर लोगे, ताकि जो वीडियो मैं बनाऊँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक सेंड कर दीजिए, और अगली वीडियो आने तक का इंतज़ार कीजिए। मैं जल्द वीडियो बनाऊँगा, आप जल्द मेरे साथ जुड़ोगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, ये मेरी डिटेल है, अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस भी देता हूँ। ऑफलाइन क्लासेस में मेरा ये एड्रेस है, आपके सामने दिख रहा है। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, जो इस एरिया के आसपास रहता है, तो वो प्लीज़ मेरे पास ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकता है। बैचेस चल रहे हैं। मेरी क्वालिफिकेशन ये है, PhD इन पॉलिटिकल साइंस, क्वालिफाइड ट्वाइस, यानी 2 बारी मैंने PhD का एग्ज़ाम क्लियर करा है। क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, मैं क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पॉलिटिकल साइंस के अंदर। मैंने MA कर रखा है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और मैंने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करा हुआ है। मेरे पास 16 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो ये सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री उनमें से एक है जो आज की वीडियो थी। तो इन सब्जेक्ट्स को अगर आप देख लो, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और इस कॉन्टैक्ट पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये व्हाट्सअप नंबर है। मैं व्हाट्सअप नंबर पे आप जब व्हाट्सअप करोगे तो मैं उसका आप हाई दोगे तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आपको जो भी डाउट्स है या क्लासेस के बारे में पूछना है ऑफलाइन के लिए, तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको PDF चाहिए ये, तो आप मुझे PDF के लिए भी हाई बोल सकते हो, मैं आपको ये PDF भी सेंड कर दूँगा। तो तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए।